नमस्कार। माहौल क्या है कि दर्शकों को आज हम बारामूला का माहौल दिखाएंगे। 1990 के दशक में जब दहशतगर्दी चरम पर पहुंची तो यही बारामूला का पट्टन जो बाज़ार है, जो तहसील है, यही आतंकवाद की उपज यहीं से हुई थी। हिजबुल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन हसन डार बनाने वाला था। हसन डार इसी पट्टन का रहने वाला था और तमाम आतंकी घटनाएं भी इसी पट्टन में हुई। बारामूला के पट्टन से मैं आज आपको माहौल क्या है दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता ही है कि माहौल क्या है मैं जहां भी जाता हूं वहां की ऐतिहासिक चीज़ें जो है उसके बारे में और कुछ दिलचस्प तथ्य आपको बताता हूं। आप देखिए, ये मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं खंडहर, ये 19वीं शताब्दी में हिंदू राजा उत्पल वंश के राजा शंकर वर्मन ने इस पट्टन को बसाया था और उन्होंने उस वक्त 2 मंदिर बनवाए थे। ये शंकर गौरीश्वर मंदिर है और 2 मंदिर, दोनों शंकर भगवान शिव के मंदिर बनवाए थे। एक ये मंदिर है और थोड़ी दूर पर एक दूसरा मंदिर है जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर बनवाया था। यहीं से कुछ दूर उनकी राजधानी भी है, मैं वहाँ भी ले चलूँगा। और उनका महल जहाँ पर था अब वो किस स्थिति में है, इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया बाद में। 9वीं शताब्दी का मंदिर है। मैं रोज़ आपको ये बताता हूँ कि कश्मीर के हर तहसील, जिले, गाँव में आपको सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने मंदिर दिखाई देंगे। और दूसरी बात यह है कि पट्टन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तानी कबीलाइयों ने जब भारत पर हमला किया तो वो पट्टन तक आ गए थे और यही वो सड़क है, यहाँ तक आ गए थे। और हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो यहीं से उनको पीछे खदेड़ा और भगा दिया। और पट्टन का नाम भी इस रोड पर पड़ा हुआ है। पथ से पथन इसका नाम पहले हुआ था, इसी पथ के नाम पर, क्योंकि इससे बहुत व्यापार होता था। पट्टन बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र सदियों तक रहा था। और ये रोड जो आप देख रहे हैं यही श्रीनगर से सीधे रावलपिंडी की तरफ जाती है, ये सीधे पाकिस्तान के रावलपिंडी जाती है। तो पट्टन का अपना ऐतिहासिक सामरिक महत्व है। और मैं आज आपको पट्टन के अलग अलग इलाकों से, लोगों से भी बात करूंगा, अलग अलग इलाकों का माहौल क्या है ये भी जानने की कोशिश करूंगा। और कश्मीर के बारामूला के पट्टन के इर्द गिर्द के गांव में भी जाने की कोशिश करूंगा, माहौल क्या है दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से पट्टन को हिंदू राजा शंकर वर्मन ने बसाया था, उसी तरह से 8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के राजा ललितादित्य ने ये परिहासपुरा बसाया था। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उनका महल या किला जो भी है, देखिए, ये देखिए यहाँ की मूर्ति को देखिए। यहाँ ये 8वीं शताब्दी की का ये ढांचा है और ये जो पत्थर गिरे पड़े हैं ये बता रहे हैं कि इस इमारत का विध्वंस किया गया, इसे ध्वस्त किया गया। 8वीं शताब्दी में ललितादित्य बड़े राजा हुआ करते थे। परिहासपुरा उनकी राजधानी थी, प्राचीनतम शहर भारत का ये माना जाता है और इस शहर को उन्होंने बसाया था। और ये देखिए किस तरह का है इमारत। ये यहाँ को देखकर ही ये पता चल रहा है कि इसका विध्वंस किया गया, इसको ध्वस्त किया गया। बहरहाल जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ, वहाँ के रहन सहन के बारे में आपको बताता हूँ। पट्टन और ये जो बारामूला जिला है, 1990 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी और बारामूला की पहचान आतंक के गढ़ के तौर पर हुई थी। वो किस गांव से शुरू हुई थी बात, अब मैं आपको वहां ले चलता हूं। और अब मैं बारामूला के सरीवरपुरा गांव में आ गया हूं। सरीवरपुरा गांव देखिए कितना खूबसूरत है, सेब के बाग यहाँ इतने ज़्यादा हैं। आप देखिए सरीवरपुरा गांव, और ये पीछे आप मेरे देखिए ये गांव आपको बहुत उन्नत दिखाई दे रहा होगा, बहुत शांत भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसी गांव से कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन का जो संस्थापक हसन डार वो इसी गांव का रहने वाला था और 90 के दशक में इस गांव की इन सड़कों पर आतंकी हथियार लेकर खुलेआम घूमा करते थे। और जब भी यहाँ से पाकिस्तान
ट्रेनिंग के लिए आतंकियों को जाना होता था कश्मीर से, तो सबसे पहले वो यहीं आते थे, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक यहीं पर रहता था। और ये सरीवरपुरा गांव जो है, मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ का बोर्ड लगा हुआ है। इस गांव के हर घर में तकरीबन एक मिलिटेंट आतंकी हुआ करता था उन दिनों। लेकिन बाद में समय के साथ ऐसा हुआ कि हसन डार ने भी सरेंडर किया और सजा काट करके फिर जेल से बाहर निकला, और तमाम इस गांव के आतंकी टेररिस्ट उन्होंने सरेंडर किया और फिर बाद में सरकारी नौकरी में भी गए। बारामूला के इस इलाके में हर एक गांव को छोड़ दें तो दूसरे गांव में आर्मी का कैंप भी है, सेना का कैंप भी है। बारामूला वो इलाका, वो ज़िला है नॉर्थ कश्मीर का, जिसको मैंने पहले भी बताया कि आतंक का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जोर था, और अब आर्मी का जगह जगह कैंप बना हुआ है। चलिए मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। अब हम बारामूला ज़िले के सबसे बड़े गाँव पलहलन में आए हैं, जो कि न सिर्फ बारामूला ज़िले का सबसे बड़ा गांव है, बल्कि नॉर्थ कश्मीर के 3 ज़िलों का सबसे बड़ा गांव पलहलन है। 20,000 से ज़्यादा की आबादी है, और आप देखिए, देखने में आपको हो सकता है थोड़ा कस्बे की तरह लग रहा हो, गांव की तरह न लग रहा हो, लेकिन इसी पलहलन गांव में जब दहशतगर्दी का दौर था, तब कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जब यहाँ गोलीबारी ना हो, जब यहाँ टेररिस्ट अटैक ना हो, या सुरक्षा बल टेररिस्ट का एनकाउंटर करने के लिए यहाँ पर ना आए। 350 के आसपास लोगों की मौत इस पलहलन गांव में आतंकी घटनाओं में हुई है। अब मैं आपको इस गांव के अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं। इस गांव में 50-60 कश्मीरी पंडित भी रहते थे। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूं। पलहलन गांव में 50 से 60 कश्मीरी परिवार रहते थे, जो कि बहुत संपन्न थे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप पीछे ये देखिए, ये जो प्लेग्राउंड आप देख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडितों ने अपने खेलने के लिए बनाया था। इस गांव में बहुत बड़ी आबादी है, और इस प्लेग्राउंड से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। और ये जो खंडहर या ये जो जमींदोज देख रहे हैं, ये सब कश्मीरी पंडितों के घर थे यहाँ। और यही अगर आप इधर देखें उधर देखें, दोनों तरफ अब ये समतल हो चुका है, लेकिन मुझे ये बताया गया कि यहाँ भी कश्मीरी पंडितों के घर थे, इसके बगल में भी घर थे, और वो घर अब ख़त्म हो गए। पलहलन में कुछ जगहों पर कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी पर लोगों ने अनअधिकृत कब्जा भी कर लिया। बहुत दिनों से वो लोग आए नहीं, तो यहाँ से जब वो आतंक के दौर में, और इस गांव में चूंकि आतंक का इतना साया था, इतना ज़्यादा आतंकी घटनाएं यहाँ पर घटी हैं कि कश्मीरी पंडित 1 मिनट भी यहाँ रहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और यहाँ अपने पूरे परिवार को लेकर घर, ज़मीन, मकान सब छोड़ कर के वो चले गए। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। पलहलन गांव में बहुत दिनों तक किसी चुनाव में यहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया, बहिष्कार किया हमेशा, जबकि यहाँ की आबादी हजारों है, तकरीबन 18-20 हज़ार की आबादी वाला पलहलन गांव है। और 50,000 हो गए पलहलन का 50,000 आबादी हो गया। नॉर्थ कश्मीर का ये सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा गांव है पलहलन, और यहाँ वोट तो पड़ता नहीं था, डालते भी नहीं थे। एक समय में इस गांव की अपनी एक अलग तरह की पहचान थी, और अभी कुछ दिन पहले मैं ये कहूँ कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए, तब इस गांव में 1,000 लोगों ने वोट दिया, और ये हैं सरपंच इस गांव के। आपका नाम क्या है? अब्दुल खालिक भट्ट सर, पलहलन तंत्रेपोरा। तो आपके गांव में वोट क्यों नहीं देते थे पहले? वोट इसलिए नहीं दे रहे थे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था पलहलन में। कोई जहाँ तो 50,000 की आबादी है, इसका अस्पताल की ज़रूरत है, वो तो बना नहीं था पलहलन। एक अस्पताल है आपके पलहलन में? हाँ, डिस्पेंसरी है पलहलन में, पूरे पलहलन में एक डिस्पेंसरी है। पूरे पलहलन 50,000 आबादी के एक डिस्पेंसरी है। और स्कूल है कोई? हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी है सर। कॉलेज है कोई? कॉलेज नहीं सर, कॉलेज पटन में था सर। या इतनी आबादी में अच्छा क्या क्या है बताओ, आज़ादी के इतने सालों में? मैं 60 साल का उम्र है, मेरे हिसाब से 45 साल से आज तक मैं गुजरा था, यहाँ कुछ नहीं मिला था सब गवर्नमेंट की तरफ से। न कोई पानी है, न कोई बिजली है, न कोई रोड है,
कोई काम नहीं आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया था। जो 2019 से बाद आज तक थोड़ा लग रहा था शायद कुछ करने वाला था, आज 2019 तक कुछ नहीं किया था उन्होंने। अभी भी कुछ हुआ है? अभी भी थोड़ा चल रहा था गवर्नमेंट ने, यहाँ आज की गवर्नमेंट है। कुछ है? कुछ नहीं है, बस कुछ हुआ है? जो सरपंच साहब बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बहुत चीज़ मिल गई, पिटाई मिल गया फौज की तरफ से, हाँ? गवर्नमेंट की तरफ से पिटाई मिल गई, पहले आज भी मिलता है, पिटाई मिलता है। यहाँ की मतलब इधर पलाल में बहुत एजुकेशन लड़के हैं, बहुत पढ़ता है, उन्होंने बहुत पढ़ा है, मगर बेकार है इस वक्त, सब बेकार। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मुजीद भट्ट। हाँ, मुजीद भट्ट। अब्दुल मुजीद भट्ट। आप बोल पाओगे हिंदी जो हम बोल रहे हैं? कश्मीरी बोलते हो? हमारा बात समझ लोगे? ना ना किया हाँ, समझ। अच्छा, आपके गांव में कश्मीरी पंडित थे? हाँ, ये सब पंडितों का है? हाँ, ये सब पंडितों का हाँ, है? ये सब पंडितों का है। जब छोड़ के ये खुद यहाँ से उनको जाना पड़ा तब हाँ? आप थे इस गांव में? हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था। सरपंच साहब, उस समय जब आपके गांव से कश्मीरी पंडित बिल्कुल सर, छोड़ करके जाने लगे, गए थे। आप लोग ने कुछ उनके रुकने के लिए नहीं किया हम ना? लोगों ने उन्होंने रोकने की कोशिश किया था, मगर उन्होंने ये कहा था हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। शायद हमको खतरा लग रहा था, मगर हम लोग आपस में भाई भाई की तरह उनके साथ आपस में बैठते हैं। अगर हम उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, ये ज़मीन कहाँ से थे? ज़मीन हम लोग तो हड़प करते, मगर ज़मीन उनका है, मकान उन्होंने गिराया। आपके गांव में कुछ जमीन कुछ लोगों ने हड़पी है ना? कुछ लोग उन्होंने बेच दिया था पहले। कुछ हड़पी भी तो है? नहीं, हड़प देंगे, यहाँ खाली है ज़मीन उनका सर। देखो सर, घर तो सब गिरा दिया? घर तो उन्होंने खुद ही गिरा था सर, वो पुराना मकान है। मकान तो पुराना है, जो यहाँ से ऊपर है थोड़ा, उन्होंने वो बेच दिया था, उसमें नया मकान बन चुका था सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं पलहलन गांव में जब आ रहा था जी तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा लिखा बिल्कुल सर। तो एक समय में लोग के इस यहाँ आपके गांव में जी। करीब 350 लोग मारे गए कहाँ से? किलिंग में। कौन सा? ये सिविलियन लोग? सिविलियन लोग? हाँ, सिविलियन लोग तो बहुत मारा चुका था सर। हाँ? बिल्कुल, 350 नहीं मारा, हाँ? कम से कम 200-250 को मार चुका था उन्हें। चाहे टेररिस्ट ने मारा या कैसे? फौज ने भी मारा और मिलिटेंट ने भी मारा। जो गनमैन है, गनमैन ओपन गनमैन है, चाहे फौज में, हम ये नहीं बताएंगे फौज ने मारा। यहाँ के लोग 350 के आसपास गोलियों के शिकार बिल्कुल, हुए। बिल्कुल आज सर। या तो टेररिस्ट ने मारा बिल्कुल। या एनकाउंटर एनकाउंटर हुआ, मारा था या चाहे बिल्कुल। जिस तरीके से एनकाउंटर भी खूब हुए यहाँ ना। बिल्कुल सर। हाँ? हाँ बिल्कुल सर, बड़ा खतरनाक गाँव है। वो खतरनाक नहीं था, हम लोग बन गए थे, बनवाया था गवर्नमेंट ने। खतरनाक हम नहीं थे, लोग बन जाएंगे, गवर्नमेंट ने बनवाया था। हमारे साथ नाइंसाफी हुआ था, कोई काम नहीं हुआ था तो सर। इस गांव का नाम लोग कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा था। चाहे गवर्नमेंट, इधर डरने में अभी भी आने में लोग डरता है। कौन सा हमने कोई बंदा नहीं मारा था। पुलिस आ जा, फौज आ रहा था या घूम रहा था, शहर भी घूम रहा था, हमने कोई मारा नहीं सर। हमारे टेररिस्ट तो मारा इधर? टेररिस्ट तो आजकल है नहीं सर। आजकल ना, पहले पहले था, पहले मारा ना। पहले था, हाँ। आज नहीं था सर, आज कोई यहाँ नॉर्मल हालात चल रहा था। और इस गांव में भी टेररिस्ट हमको बताया कि कई थे। हाँ, पहले था, हाँ? पहले बहुत था यहाँ टेररिस्ट। अब कुछ नौजवानों से बात करते हैं। जब आप कहीं जाते हो, आपका नाम क्या है? उबैर सर। उबैर, देखो आप नौजवान हो, जब आप कहीं जाते हो और आप कहते हो कि मैं पलहलन का रहने वाला हूँ, तो लोग आपको इस निगाह से देखते होंगे कि तो उसी गांव से है जिसमें इतने टेररिस्ट, जिसमें इतनी, हाँ? हम बोलते हैं सर, पहले बोलते हैं, बहुत खतरनाक थे यहाँ पे बंदे। खतरनाक नहीं होते, खतरनाक बनाया दिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे। हमारे साथ सर, हमारे इंसाफ भी नाइंसाफ भी बहुत हुआ यहाँ पे, हमारे जवान बेकार। खून भी हुआ बहुत यहाँ पे। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अब तो कश्मीर का युवा नए रास्ते पे जाएगा। हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, एक मुझे बता कि कश्मीर के ये ड्रग्स बहुत ले रहे हैं युवा, ये बात सही है? जी सर। ड्रग्स कश्मीर के युवा? ड्रग्स तो वो तो इंसान की खुद की सोच होती है, किस रास्ते पे जाना है, वो तो इंसान की खुद की सोच होती है सर। तो अब तुम लोग शांति के रास्ते पर आगे हो ना? हाँ हाँ, चलते हैं कलम उठा रहे हो? जी। पढ़ते हैं, हाँ? फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ जी सर। चलिए, पलहलन गांव के लोगों ने
आपको कुछ और कहना सरपंच साहब? हाँ सर, मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा था पलालन आप बोलिए, अगर गवर्नमेंट तक आपकी बात चली जाए पलालन तो पलालन पलालन के लिए मैं गुजारिश कर रहा था गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, वजीर आजम साहब से, पलालन के लिए ध्यान दे दो। पलालन का बहुत पीछे पड़ा था। यहाँ ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है स्टेशनों में, या पानी का मसला है, या और ये अस्पताल पलालन में सबसे बड़ा मसला एक बात बताओ, हम आ रहे थे, हमने किसी से पूछा तो कोई हमको बोला वहाँ क्यों जा रहे हो, उसको तो पहले मिनी पाकिस्तान कहते थे। ऐसी बात है क्या? कहाँ है? ये झूठ बोल रहा था लोग, चाहे वो कश्मीरी है या और कोई है, ये झूठ बोल रहा था। हमारे गाँव का बदनामी हो रहा था। आप देखो, मेरे साथ घूमो, अगर पलाल में कोई बंदा आपके अपना आँख उठाएंगे, मैं आँख उसे निकालूंगा। ये झूठ बोल रहा था, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। गवर्नमेंट ने भी किया था, उन्होंने भी, लोगों ने भी किया था। अगर यहाँ तांतरेपोरा में कोई बंदा आ जाएंगे तो वो वापस नहीं आ जाएंगे। पंडित यहाँ तो फौज घूम रहा था, CRP घूम रहा था, वो किसने मारा था? पुलिस भी आ रहा था। हम तो वोट डाल रहे थे, क्या है, पंचायत में इलेक्शन। अच्छा, अभी असेंबली में इलेक्शन होगा। हाँ। असेंबली का इलेक्शन जब होगा 2-4-6 महीने बाद, तो वोट पड़ेगा इस गांव में? बिल्कुल पढ़े हम तो वोट, हम नहीं, ये बात नहीं, हम तो वोट डालेंगे अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेंगे। हमारे कोई मसला है, लोगों का मसला, चाहे पानी का मसला है या बिजली का मसला या अस्पताल में, हम डालेंगे वोट। कुछ नहीं, वोट डालोगे ना इस बार इलेक्शन होगा तो? वो डालते हैं, फिर फायदा नहीं मिलता है यहाँ पे, फायदा कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पे। जब तक वोट नहीं डालोगे फायदा कैसे मिलेगा? पहले डालते थे ना वो वहाँ पे वोट, पहले डालते हैं यहाँ पे वोट, फिर फायदा नहीं मिलता यहाँ पे। पानी नहीं है यहाँ पे, रास्ता भी नहीं। अब देखो रास्ता कैसे है यहाँ पे, पानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी आबादी पलहलन की है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के 72-75 सालों की सरकारों ने क्या किया है। अभी भी 370 के बाद 3 साल हो गए। हालांकि कहा यह जाता है कि 370 के 8 महीने कर्फ्यू रहे तकरीबन कश्मीर में, और उसके बाद कोरोना आ गया। हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने समय तक अगर इतना पिछड़ा कोई गांव रहेगा तो उस गांव के लोगों की शिकायत बहुत लाजमी है। बहरहाल, मैं अब आपको बारामूला के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। मैं पट्टन में था तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि आप कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ और दिल्ली से आया हूँ। उसका ये कहना था कि दिल्ली की मीडिया तो श्रीनगर से आगे आती नहीं है, और अगर आपको सही चीज़ दिखानी है तो आप हमारे गांव चलो। और मैं उसके साथ यहाँ गांव आ गया, और अपने गांव में उन्होंने फ़ोन करके सूचित कर दिया कि एक मीडिया वाला आ रहा है, आपको अपनी बात रखनी है। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये मोहम्मदिया पब्लिक स्कूल गानीपुरा बुरन पट्टन, बुरन गांव का नाम है। मैं ये इसलिए बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ कि ये बुरन गांव में आया हूँ। और अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो देख के 1 मिनट के लिए चौंक जाएंगे, क्योंकि बुरन गांव में मेरे आने की खबर के साथ ही जैसे ही पता चला कि मैं इधर आ रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बारामूला ज़िले के ऐसे गांव में आपने इसके पहले, न्यूज़ 24 के पहले ऐसी कोई रिपोर्ट देखी नहीं होगी। अब 1 मिनट आप ये देखिए, ये देखिए महिलाओं को, ये देखिए इतनी सारी महिलाएं इधर है, इतनी सारी महिलाएं इधर है, और ये देखिए ये इनके पानी के, पीने के पानी का बर्तन है। रमजान का महीना है, आज दूसरा दिन चल रहा है। कश्मीर में मौसम के लिहाज से गर्मी इस बार हर बार से थोड़ा ज़्यादा है। आप ये देखिए, ये सारी ख़वातीनें यहाँ पर इसलिए खड़ी हैं कि आज़ादी के 72 सालों के बाद भी तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन कश्मीर के बहुत सारे गांव में अभी पीने के पानी का संकट है। यहाँ पर आज तक पीने के पानी की व्यवस्था सरकारों ने नहीं की। आर्टिकल 370 खत्म होने के 3 साल बीत गए और अभी तक यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। रमजान के दिन ये महिलाएं, एक मीडिया वाले के आने पर ये 50 सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आई हैं। मैं इन तस्वीरों के माध्यम से मौजूदा सरकार और हुक्मरानों तक इन महिलाओं की आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, शायद पहुँच जाए। मैं बारामूला के इंटीरियर बुरनपुर गांव में हूँ। आप अपनी समस्या बताइए, अगर पहुँच जाए। अच्छा, हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं है। हाँ,
देखो कितना साल हो गया, हमें पानी नहीं इधर है। आप सरकार बोलते हैं ओपन लैटरिन बंद करो, बोलते हैं ना सरकार, मोदी साहब बोलते हैं किसी गांव में ओपन लैटरिन नहीं होना चाहिए। आप देखिए हम क्या करेंगे, हम कहां से लाएंगे पानी उन लैटरिन को? आप ही बताए। हमारे बच्चे बीमार हो गए, नदी से पानी आती है, नदी में बहुत कीड़े होते हैं, लैटरिन बाथरूम होते हैं नदी में। आप बताए हम वही पानी पीते हैं। देखो हमारे बच्चे की हालात क्या है, सबको कामली बीमारी हो गई। अब क्या करेंगे हम? हमारे कपड़े देखो कहां से लाएंगे हम? मोदी सरकार बहुत बहुत देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों के साथ वो करो, औरतों के साथ ये करो। क्या करता है हमारा सरकार? आप ही देखिए क्या कर रहा है। तो ये आजादी के इतने सालों में फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी और क्या सरकारों ने करेंगे? जब मोदी साहब कुछ नहीं करेंगे तो उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे, पीडीपी क्या करेंगे? आप ही बताए हमारा सरकार क्या करेंगे? 70 साल क्या किया? 70 साल भी यही बीत गए, सब चोरी हो गए, अंदाज। सर मेरा नाम हामिद है और मेरा ताल्लुक ही बुरन पटन से है। सर यहाँ पे 20 सालों से पानी की किल्लत है। जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पीडीपी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। अरे नेतागिरी, ये तो नेता बन रहे। रुको। सर मेरा नाम हामिद राथर है और मेरा ताल्लुक बुरन से है। सर यहाँ पे पानी की किल्लत 2 दहाइयों से है। जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो एनसी की गवर्नमेंट हो या पीडीपी की गवर्नमेंट हो, इस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि इतने साल से ये यहाँ के हुक्मरानों ने क्या किया? सारी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया इसको। और आज आप देख रहे हैं कैसी पोजीशन है हमारी हमारी देखो हमारी माई अच्छा, बहन। एक बात बताओ, हुक्मरानों ने अंदाज किया, कोई मीडिया वाला आया था इधर? कभी 1-2 दफा आए थे, बस कोई काम नहीं, उनसे भी कुछ नहीं हो सका। उन्होंने पहुंचाई थी आवाज, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये देखिए हमारी क्या हाल, ये नदी है, यह भी अब सूखी पड़ गई है, कुछ नहीं है। डिटेल इस कॉन्ट्रैक्ट की दे दूंगा जी। सर क्या हुआ उसके बाद, यहाँ पे जो यहाँ का जो एमएलए था, फॉर्मर एमएलए जिसका नाम है इमरान रज़ा अंसारी साहब, यहाँ पे बहुत सारी जो स्कीम्स थी जो फंडेड है नाबार्ड से, वहाँ पे एक वाटर रिजर्वर बन रहा है, लेकिन उसको मतलब कुल मिला करके आपके गांव में पानी का कनेक्शन नहीं है? पानी का कनेक्शन बिल्कुल नहीं है सर। आप देखिए ये ड्रेन है, ओपन डिफिकेशन इसमें हो रही है और लोग यही पानी पी रहे हैं। आप देखिए जो हमारी इसको रेलवे वालों ने तबाह कर दिया। रेलवे से साइफन आता है, वो भी आज ब्लॉक है, कोई मानता नहीं है सर। 21 जो बात कर देंगे सर, ब्लॉक सफा साफ नहीं करते हैं ना, वो ब्लॉक हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? बस ये हमारे पास अरे एक रुको, और लोगों से पूछो ये क्या हालात हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तारिक रशीद है और मैं पटन से ही हूँ। आप अगर डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो ये ग्राउंड पिक्चर है, रियलिटी है जो आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। आर्टिकल के एब्रोगेट होने के बाद भी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल नहीं बदली है। पोर्टेबल वाटर आफ्टर 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेन जो मुद्दा है, ये आप छोटी छोटी बच्चियाँ भी देख रहे हो, ये स्कूल ड्रॉप आउट्स है। यहाँ पे अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात चल रही है तो लेकिन यही लड़कियाँ जो है इनको हम बोलते हैं कि नहीं आप स्कूल से निकलो, घर में बैठो। रीज़न एक ही है, इनको यहाँ से फैच करना होता है पानी। और पानी की पोजीशन क्या है, ये यहाँ से ओपन वाटर जो है यहाँ पे कोई ड्रेन वैन उसमें से लेते हैं। लेकिन आज जब सूखा है तो इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये ग्राउंड सिचुएशन है। ये बेचारे कुछ और चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई एंटी नेशनल नहीं है, वोट कास्ट कर रहे हैं हर बार। आप लोगों ने वोट दिया है? हाँ जी। जल जीवन मिशन किस लिए बनाया गया? जल जीवन मिशन का जो मेन मोटिव है कि हर एक घर को 24 वाटर। मैं कह रहा आपके यहाँ के लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट हमारा हक है, क्यों नहीं दे देंगे सर। अच्छा, आपके गांव में भी कश्मीरी पंडित थे? हाँ है, वहाँ पे थे बाहर एक इलाके में। अब उनकी प्रॉपर्टी अभी भी सेफ है वहाँ पे। वो चले गए? हाँ वो चले गए, उस वक्त में जना नहीं था। हाँ, वो आप छोटे रहे होंगे। थोड़ा कश्मीरी पंडितों के बारे में बताएंगे? हाँ थे, हमारे वो भाई थे, हमारे साथ अब उठते थे बैठते थे, बिल्कुल ही पता नहीं कैसे वो क्या होगा, उन दिनों क्या माहौल बना। वो बेचारे वो भाग गए, वो जम्मू में, कहीं दिल्ली में, कहीं। रोका भी तो नहीं लोग? कहते गांव वालों ने भी नहीं रोका, ऐसा माहौल बना हुआ था कि जाना पड़ गया। वो तो बात नहीं है, क्यों नहीं रोकते हम, लेकिन पता नहीं रातों रात बेचारे। इस गाँव में भी है ना? दूसरे गाँव में तो उनके पास जमीन और ये सब अच्छे थे? वो हम उनके साथ हमारी आज भी रिलेशन है, आते हैं जाते हैं अच्छी तरह से उनके साथ हम बात। अब तो आप इस समय कह रहे हैं ना, उस समय तो जिस हालात में गए। बहरहाल मैं
आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो डिलिमिटेशन कमीशन श्रीनगर कल आने वाला है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इलेक्शन हो भी सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पुरानी पार्टियां थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बाद अब जो आर्टिकल 370 चुनाव, तो इसमें कुछ नए प्लेयर्स, कुछ नई पार्टियां, कुछ नए लोग, कुछ युवा, आपको लग रहा है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर इन लोगों की आवाज़ बन सकेंगे? क्योंकि उन पार्टियों ने तो जो किया सो किया ही। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम सामने आ गए हैं। ये आपने यहाँ पे देखा, ये इनका लोकल यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने लास्ट इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। आने वाले जो असेंबली इलेक्शन से हम खुद कंटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि ये हालत जो है हमारी माओं बहनों की, ये हालत जो है हमसे देखी नहीं जा रही है। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे इन बेचारों से वोट। कब चुनाव जीते थे अभी? सर मैंने रिसेंटली डीडीसी इलेक्शन लड़ा था, वो मैंने हारा है, क्योंकि जो ये हमारा एरिया है इसको 2 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया था, आधा एक में आधा। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग इधर डीडीसी का इलेक्शन, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या बिहार में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक सदस्य है, वैसे इधर भी इलेक्शन प्रोसेस में युवा और लोग आपको मिल जाएंगे जो डीडीसी लड़े और म्यूनिसिपैलिटी का लड़े चुनाव। अब इस बुरन गांव से आप लोगों में से किसी को बोलना है? आप बोलो। बोल सकती है? आप सकती है। मैं उर्दू उर्दू चीज बताया बोल। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी बहुत खराब है। यहाँ छोटी बच्चियां तो बोल जाएंगी, तुम बोलोगी बच्ची? पानी के बारे में ही बोल दो, सब इकट्ठा हो गई, लेकिन बोलने का नहीं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बारामूला के दूसरे इलाके में चलता हूँ। यहाँ तो मेरे आने की जानकारी होने की वजह से आप देखिए किस तरह की भीड़ हो गई थी। कई 100 सालों तक पट्टन नॉर्थ कश्मीर का एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब पट्टन में व्यवसाय की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए मैंने कुछ ट्रेडर्स जो यहाँ पट्टन के हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि उनसे बातचीत की जाए। ये ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, कुछ और लोग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो चलिए, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से पूछा जाए, क्या पहले इन्हीं से बिस्मिल्लाह करेगा? बिस्मिल्लाह कीजिए, इनसे बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में कश्मीर में व्यवसाय की, बिजनेस की क्या स्थिति है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि हमारे पटन में आप आए हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से आपको वेलकम करता हूं। तो जैसा हम अब अपने पटन को देखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम आवर पटन वाज यूज्ड एज ए हब ऑफ ट्रेड, बट अगर हम इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त क्या मसला आ रहा है, इस वक्त यही मसला आ रहा है जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम पटन का चेक करते हैं, यहाँ पर भेदभाव खेला गया है पॉलिटिक्स लीडर्स की तरफ से, बहुत ही भेदभाव हुआ है। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल रोड है यहाँ, नेशनल हाईवे NH1 जिसको हम कहते हैं, पिछले तकरीबन 70-80 सालों से जूं का तूं ऐसा ही रहा है। और जो भी हमारे दुकानें हैं वो पुरानी ही स्टाइल में है और नई हम कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह है कि हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है, क्योंकि हमारा पटन जो है एक टाउन है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो हमें नए बिल्डिंग्स या नए कम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है और जो हमारा रोड है ये वही है आज से 70 साल पहले जो था। हम चाहते हैं कि हमारा जो रोड है NH1 इसको वाइड करके और हमें म्यूनसिपलिटी ये परमिशन दे दे ताकि हम अपने मार्केट को। एक दिन जब आप श्रीनगर से कुपवाड़ा जाएंगे, उरी जाएंगे, गुलमर्ग जब जाते हैं तो थोड़ा पहले से गुलमर्ग के लिए कट जाते हैं, लेकिन कुपवाड़ा, उरी जब आप जाएंगे तो बांदीपुरा भी जाएंगे, बारामूला भी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो पट्टन पहले ही पड़ जाएगा। कई बार पट्टन में घंटों जाम लगते हैं, मैंने देखा, मैं जा रहा था कुपवाड़ा। तो दूसरी बात ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रोड है ये मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी जाती है, इंटरनेशनल रोड है और ये भारत का नेशनल हाईवे नंबर 1 है। हाँ, तो इस पर इतना बड़ा कमर्शियल सेंटर जो कभी था, ये दूसरी बात तो ये भी कि पट्टन कभी टेररिज्म का भी हॉट बेड था, उसकी वजह से भी तो आप लोगों को नुकसान हुआ। पूछा बहुत, हाँ, उससे नुकसान बहुत पूछा है। पट्टन कौन आने को सोच, नाम ही से लोग कहे कि पट्टन कौन जाएगा। पट्टन यहाँ आने के लिए तैयार लोग थे, लेकिन आने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि यहाँ पर खाली चक्का जाम हो जाता है,
गाड़ी सुबह चक्का जाम तो अलग यहाँ का पर बात, खाली यहाँ जो चक्का पहले जाम जाम हो रहा जो था। पहले जाम यहाँ पर हो रहा था वो यहाँ पर जो वजह से इनकी वजह से हो रहा था इधर। अच्छा, टेररिज्म अब खत्म है? वो हो गया खत्म। अब इधर तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल ठीक है हालात यहाँ बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छा। हम कह सकते हैं लोगों को कि आके पट्टन देख लो। हम वेलकम करेंगे उनको, हम उनको यहाँ पर वेलकम करेंगे यहाँ पे जब भी। क्योंकि आपको मालूम है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जब बारामूला का नाम लो, जब पट्टन का नाम लो ना, तो मैं भी जब बोलता हूँ कि बारामूला जा रहा हूँ, किसी का फ़ोन आता है वो बोलता है कि तुमको और कोई जगह नहीं मिल रही। ये सबसे फेवरेट जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये एक राजधानी थी पहले पटन। तो अब आप मुझे बताइए, ये पहले आर्टिकल 370 जब ख़त्म हुआ तो कश्मीर में बहुत दिनों तक कर्फ्यू था, बहुत दिनों तक सख्ती थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल ये बीत गया, तो 370 ख़त्म होने के 3 साल तो बीत लिए। आपका बिजनेस किस चीज़ का है? हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। यहाँ पे हम खुद करते हैं ट्रांसपोर्ट के हिसाब। तो कैसी स्थिति है उसकी? मतलब वो बिल्कुल बंद ही रहा, बिल्कुल मतलब लॉकडाउन तो 3 साल बंद रहा, अब कुछ आया? अब आने लगा था थोड़ा बहुत, यहाँ पर नॉर्मल हालात थे तो अब चलने लगे। आप बताएं किसके बारे में पढ़ा हो सर? अरे बिजनेस के बारे में, हालात के बारे में, माहौल के बारे में। हाँ, यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस जो यहाँ पर है कोई यहाँ आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ जो जाम लगते हैं, आपने खुद ही अभी बताया कि यहाँ रोड बहुत जाम होता है। जब कोई यहाँ का आ रहा है तो यहाँ जामिंग में फंस जाता है। वो यही बेहतर समझता है कि मैं यहाँ से वापस निकलूँगा। हमारा जाम तो है ही। आप बताओ, आप युवा हो, टेररिज्म ने भी तो इस इलाके को बहुत पीछे किया है। मेरी एज तो उतनी नहीं है, तो उस टाइम वैसे ही हालात थे। तो आज तो एक तो कोरोना की वजह से यहाँ पे बहुत ये बिज़नेस में बहुत सारा लॉस हुआ है। ऊपर से यहाँ पे डेवलपमेंट भी, पटन एक पुराना ये है, राजधानी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ के रोड भी ठीक नहीं है, यहाँ की मतलब। अच्छा, ये 370 बदलने और आने और पहले में कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ है? जी 370 के ख़त्म हो जाने से, देखिए 370 क्या था, पहले हमें ये पता होना चाहिए। 370 हमारी एक पहचान थी जो कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों की एक पहचान जाती थी। उसके ख़त्म होने से अगर ये फ़ायदा होता कि हमारे जो भाई है 90 में जो चले गए थे जम्मू, उनको अगर लाते हम तो वो ठीक था, पर 370 में उसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा ये हो गया कि जम्मू कश्मीर की जो पहचान है वो ख़त्म हो गई है 370 की वजह से। नहीं तो क्या उसके रहने से भी तो कश्मीर ऐसा नहीं है कि बहुत आसमान पे पहुंच गया था और उसके चले जाने से पाताल में चला गया? क्यों? वो मसला नहीं है। इन्होंने बोला था हम 370 हटाएंगे, यहाँ पे हम डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो वक्त दो ना अभी। मैं ये तब से तो 14 में इन्होंने बोला था, आज तो 2022 चल रहा है। पट्टन में एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताऊं कि एक ही नॉन मुस्लिम फैमिली है, सिख फैमिली है, और प्रीतपाल सिंह ओबेराय जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, पट्टन के म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन हैं। म्यूनिसिपल कमेटी, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नॉर्थ इंडिया के तमाम जगहों पर टाउन में नगर पालिका होती है, उसका चेयरमैन होता है, वैसे ही प्रीतपाल सिंह ओबेराय पट्टन के चेयरमैन है। और यह अकेले नॉन मुस्लिम फैमिली यहाँ पर रहती है। बंटवारे के बाद रावलपिंडी से इनका परिवार, मैंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि बंटवारे के बाद रावलपिंडी से इनका परिवार पट्टन आया था, यहीं बस गया था, और जब दहशतगर्दी का दौर चला तो इनके परिवार के और लोग चले गए, ये यहीं रह गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, इनका बिजनेस यहाँ था। इसी वजह से आप रुके सरदार जी? जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, इसी वजह से रुके हम, और लोगों का प्यार भी था हमारा। सबसे बड़ी बात थी कि हमारा लोगों से प्यार बहुत था। जो मेरे फादर साहब थे वो सोशल वर्कर थे यहाँ, मेरे अंकल यहाँ आईजी पुलिस भी रह चुके हैं, हमारी फैमिली पूरी यहाँ सेटल थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेररिज्म का हॉटबेड पट्टन है। तमाम आतंकवादी घटनाएं भी हुई, तमाम आतंकी भी इस इलाके में हुए, और बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया भी रहा दहशतगर्दी के दौर में। उसमें एक तो आपका परिवार यहाँ रह गया, दूसरे आप कई बार मुझे बताया गया कि म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बन गए, तो ये आपका क्या मसला क्या है? ये मसला ये है कि सबसे बड़ा प्यार था हमारा लोगों का, इनमें हमारी जान बचती थी,
इनकी जान हमारे में बचती थी। और किसी में इनकी जान नहीं बसी। वो कश्मीरी पंडित पूरा कश्मीर में, पंडित का मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले श्रीनगर में पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मैंने श्रीनगर से 82 के बाद मैं यहाँ आया। उसके बाद मैं यहाँ सेटल हुआ। मेरे फादर से सोशल वर्कर थे यहाँ, उन्होंने बहुत लोगों के काम किए हैं, मिलिटेंसी में भी मदद करते रहे, हर किसी किस्म की फाइनेंशियल। ये नहीं है, बात ये है कि जो आदमी ये सुनेगा कि एक ही नॉन मुस्लिम फैमिली है, कश्मीर के पट्टन जैसी जगह का म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी का वो चेयरमैन है, ये कैसे संभव है कि जहां पर एक ही परिवार नॉन मुस्लिम हो और वही कमेटी के चेयरमैन बन जाए? तो बड़ा चक्कर है। यहाँ पहले पंडित रहते थे, लेकिन जब मिलिटेंसी हुई वो निकल गए यहाँ से, तो हम नहीं निकले। मेरे भाई थे, मेरे भाई चले गए, वो चंडीगढ़ में सेटल हो गए, दिल्ली में। मैं बैठा यहाँ ही, मेरे मम्मी डैडी ने बोला नहीं हम इस जगह में आए हैं, हम यहीं रहेंगे। मैं भी उनके साथ यहीं बैठ गया। तो आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ते होंगे वो भी मुस्लिम होंगे? वहाँ सब मेरे जितने भी वार्ड मेंबर हैं सब मुस्लिम हैं। 13 मेंबर हैं हम, 13 में से एक सरदार में, बाकी सब मुस्लिम हैं। कश्मीर के सबसे बड़े जिले बारामूला से माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बारामूला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।